अस्सलाम वालेकुम। स्टारलाइट स्टोरी टाइम के सामीन को खुश आमदीद। हमारे नावल का नाम है जन्नत के पत्ते और आज इसकी एपिसोड है 18। शुरू करते हैं। मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, कोई लड़की बुरी नहीं होती, बस इससे कभी कभी कुछ बुरा हो जाता है और तुमसे भी बहुत कुछ अच्छा भी तो हुआ है ना। तुमने एक अमीर और ताकतवर शख्स के लिए अपने शोहर को नहीं छोड़ा, तुमने वफा निभाई, इससे बड़ी अच्छाई क्या होगी। मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से मुख्तलिफ है आयशे, हम में बहुत फ़र्क है। चलो फिर भी तुम ढेर सारे दिन मेरी दुनिया में रहो और फिर तुम मुझे बताना कि उम्मीद और अंजाम के एतबार से किसकी दुनिया ज़्यादा अच्छी है। साथ ही इसने मुस्कुराकर हया का हाथ दबाया। तुम कौन हो आयशे? मेरा मतलब है तुम्हारा। इसने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। मैं इस घर की मालकन हूँ। बहारे मेरी बहन है और अने मेरी दादी की सगी बहन है। अने तुर्क है मगर इनका शौहर इंडियन था। अने अब्दुल रहमान पाशा की माँ। हाँ वही, मगर हम आने को आने कहते हैं, दादी वगैरह नहीं। तो अब्दुल रहमान तुम्हारा चाचा लगा, वो सोच सोच कर कह रही थी। जवाबन वो सादगी से मुस्कुराई। चाचा बाप का सगा भाई होता है, इस लिहाज से वो मेरा और भारे का चाचा है, ना ही महरम। खैर अब तुम सो जाओ, सुबह मिलते हैं। वो सर हिलाकर उठ खड़ी हुई। इसे वाकई ही नींद की ज़रूरत थी। आयशे, गुल ने कहा था कि इस सफ़ेद महल की मालकन वो है, इसलिए वो रुक गई थी। ज़हनी और जिस्मानी तौर पर वो कतई इतनी सेहतयाब नहीं थी कि वो वापस जाती। अभी वो अकेली नहीं रहना चाहती थी, इसे कोई सहारा चाहिए था और इसने इन 3 औरतों का सहारा बना लिया। आने आजकल इस्तांबुल गई थी और पीछे वो दोनों बहनें इसके साथ थीं। इसने आयशे का लाया हुआ लिबास ज़ेबतन किया। पूरी आस्तीनों वाली पाँव को छूती ऑफ वाइट मैक्सी जिसका गला गर्दन तक बंद था और जगह जगह सफ़ेद नन्हे मोती लगे थे। बाल चेहरे के एक तरफ डाले, वो दोनों पहलुओं से मैक्सी ज़रा सी उठाए लकड़ी के जीने से उतर रही थी। जब इसने आयशे की आवाज़ सुनी, वो नीचे बेडरूम के अध खुले दरवाजे से कंबल तय करते हुए बहारे को आवाज़ें देती नज़र आ रही थी। बहारे गुल, उठ जाओ, और कितना सोओगी। फ्रोजी स्कार्फ और स्कर्ट ब्लाउज पर लंबा स्वेटर पहने वो बाहर जाने के लिए तैयार थी। बस 5 मिनट और आयशे गुल। कंबल से बहारे की आवाज़ आई। हमारी उम्मत के सुबह के कामों में बरकत होती है। हमारे जो अली सुबह रोज़ी की तलाश में निकलते हैं, इनका रिज़्क बढ़ता है। जो पढ़ते हैं इनका इल्म बढ़ता है और जो सोए रहते हैं इनकी नींद बढ़ जाती है और फिर वो सारा दिन सोते रहते हैं। बहारे मुंह बसूरती कंबल फेंक कर उठ खड़ी हुई। आयशे का इसका कंबल भी तय करने लगी। तुम हमारे साथ चलोगी हया? बहारे ने मुंदी मुंदी आंखों से इसे चौखट पे खड़े देखा तो पूछ उठी। हाँ, अभी तुम जंगल जाओगी? नहीं, पहले हम सफ़ीर की मम्मी की तरफ जाएंगे, मुझे ज़रा काम था इनसे। ठीक है ना? आयशे ने तायद चाही। श्योर। इसने शाने उचका दिए। वो खुद को इन दोनों बहनों के रहमो करम पर छोड़ चुकी थी। ये सब किस लिए? आयशे बग्गी के संदूक में चमकते हुए औजार रख रही थी तो हया पूछ उठी। हम जंगल लकड़ियाँ काटने जाते हैं। यहाँ लकड़ियाँ काटने की इजाज़त है तो नहीं, मगर हमारे पास खसूसी परमिट है। हम लकड़ी को चीज़ें बनाकर बाज़ार में बेचते हैं। इतने बड़े घर की मालकन को बड़ई बनने की क्या ज़रूरत है? वो बग्गी में चढ़ते हुए मुस्कुरा कर बोली। हया सुलेमान, हमें अंडरस्टैंड मत करो, हम बहुत महंगी चीज़ें बनाते हैं। वो हंसकर कहते हुए अंदर बैठ गई। वो दोनों इतराफ़ में थी और बहारें इनके दरमियान। बग्गी अब बंगलों से घिरी सड़क पर दौड़ने लगी थी। घोड़े के टापों के आवाज़ सारे में गूंज रही थी। उस्मान अंकल का घर कहाँ है? वहीं मस्जिद के पास। तुमने हमारी मस्जिद देखी है ना? वहाँ तुम एक दफ़ा आई थी। हाँ मुझे याद है, मैंने तब तुम दोनों को देखा था। वो हवा से उड़ते बालों को समेटते हुए बोली। बहारे के चेहरे पर बार बार इसके बाल उड़कर आ रहे थे, मगर बहारे बुरा नहीं माने बगैर अपने गुलाबी बड़े से पर्स को सीने से लगाए खामोश सी बैठी थी। इसके घुंघराले भूरे बाल पोनी में बंधे थे। तुम्हारे साथ इस दिन कौन था? आयशे ने आंखें बंद करके लम्हे भर को जैसे याद किया। फ्रोजी स्कार्फ में इसकी भूरी सब्ज आंखें अब नीली सब्ज लग रही थीं। हाँ, वो मेरा कज़न है और शौहर भी। अच्छा था। आयशे मुस्कुरा दी। वो भी जवाबन ज़रा सा मुस्कुराई। इस पल इसे वो अच्छा शख्स बहुत याद आया था।
शेख उस्मान शबीर का बंगला बाकी बंगलों की निस्बत ज़रा सादा था। एक बड़े कमरे में जहां फर्शी नशिस्त थी, हलीमा आंटी इनका इंतज़ार कर रही थी। वो बहुत मिलनसार, बहुत खूबसूरत खातून थी। शलवार कमीज पे बड़ा सा दुपट्टा चेहरे के गिर्द लपेटे वो पहली ही नज़र में इसे बहुत अच्छी लगी थी। ये हया है, मैंने बताया था ना। आयशा कालीन पर इनके सामने दो जानों बैठ गई। दोनों के दरमियान एक छोटी मेज़ थी जिस पर आयशा ने अपना हाथ रख दिया। हया और बहारें एक तरफ बैठ गईं। मैं जानती हूँ, अच्छा किया जो हया को साथ लाई हो। वो मुस्कुराकर आयशा के हाथ की पुश्त पर स्प्रे कर रही थी। हया जवाबन मुस्कुराई और बहारे के करीब बहुत धीमी सी सरगोशी की। ये क्या कर रही हैं? आज चांद की 21वीं तारीख है ना, तो आज आयशा अपना खून निकलवाएगी। अभी देखना, आंटी इसके हाथ पे ब्लेड से कट लगाएंगी। इसने बेचैनी से बहारे को देखा और फिर कदरे फासले पर बैठी आंटी और आयशा को। वो इसके हाथ की पुश्त पर कुछ लगा रही थी। आयशा की इसकी जानिब कमर थी, सो वो ठीक से नहीं देख सकती थी कि वो क्या कर रही हैं। तकरीबन 10 मिनट बाद आयशा उठी तो इसके हाथ की पुश्त पर एक गोल सुर्ख निशान सा बना था। वो यकटिक इसके हाथ को देखे गई। ये क्या है? इसने नासमझी से आयशा को देखा। बहुत अरसा हो गया, मैंने कपिंग नहीं करवाई थी, यानी सिंगी लगवाना। सोचा आज करवा लूं। तुमने कभी करवाई है ये थेरेपी? इसने नफ़ी में सर हिलाते हुए लाशऊरी तौर पर अपना हाथ पीछे कर लिया। तुम क्यों करवाती हो ये? वो अभी तक दर्जीदा निगाहों से आयशा को देख रही थी, इसके हाथ की तरफ। मैं इसलिए करवाती हूँ क्योंकि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे तो उधर फरिश्तों ने हमारी उम्मत के लिए ये जो बहुत पुरजोर ताकीद की थी वो कपिंग करवाने की थी। अल्लाह ने इसमें बहुत सुकून रखा है। तुम आंटी से बात करो, तब तक मैं और बहारे गुल बहार बाग से फूल तोड़ लें। वो दोनों बाहर चली गईं तो वो कदरे हिचकिचाते हुए उठकर इनके सामने आ बैठी। उन्होंने मुस्कुराकर इसे देखते हुए नरमी से हाथ बढ़ाया तो हया ने बिला इरादा अपना हाथ इनके हाथ में दे दिया। तब इसे महसूस हुआ कि उन्होंने शफाफ पतला दस्ताना पहन रखा है। तुम अच्छा महसूस करोगी, ये तुम्हारी उदासी ले जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मेरी उदासी इन चीज़ों से दूर हो सकती है। वो इनके हाथ में दिए अपने हाथ को देखती रही जिसकी पुश्त पर वो कोई स्प्रे कर रही थी। वो क्यों? मेरी ज़िंदगी बहुत पेचीदा और मसलों से भरी है, इसने उदासी से कहते हुए नफ़ी में सर झटका। लकड़ी से छनकर आती सुबह की रोशनी इसके चेहरे पर पड़े नीलों को वाजिया कर रही थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे सामने दम तोड़ गई और मैं कुछ नहीं कर सकी। मैंने बहुत दुआ की थी हलीमा आंटी, मगर वो फिर भी मुझे छोड़कर चली गई। वो ना मरती तो कल को तुम खुद इसे छोड़ जाती। बाज़ चीज़ें हमें नागवार लगती हैं मगर वो हमारे लिए अच्छी होती हैं। अगर वो इस बीमारी से बच जाती मगर माजूर हो जाती और किसी भी वजह से इसका घर छूट जाता, वो तुम्हारे आसरे पर आ पड़ती और तुम्हें सारी ज़िंदगी इसकी खिदमत करनी पड़ती, तो तुम चंद माह या ये कर पाती, फिर तंग आके खुद ही इसे छोड़ देती। बाज़ दफ़ा मौत में भी एक रिलीफ होता है। वो इसके हाथ की पुश्त पे जैतून का तेल मलते हुए कह रही थी, मगर मैंने इसे अल्लाह से वैसा ही मांगा था जैसी वो थी। वो तुम्हें अगले जहान में इसको वैसा ही वापस कर देगा और वही तुम दोनों के लिए बेहतर होगा। वो रसान से कहते हुए अब एक शीशे के कप में जिसके पैंदे पे कोई आला लगा था उल्टा करके इसकी हथेली की पुश्त पर रख रही थी। मगर मैं इसका गम का क्या करूं जो मेरे अंदर सुलग रहा है। गम सर झुकाए उल्टे रखे कप को दबाते हुए उन्होंने नफ़ी में गर्दन हिलाई। हम मरने वाले के लिए थोड़ी रोते हैं बच्चे, मरने वाले के लिए तो कोई भी नहीं रोता। हम सब तो अपने नुकसान पे रोते हैं। हमारा गम तो बस ये होता है कि वो हमें अकेला छोड़कर चला गया। वो डुबडुबाई आंखों से उन्हें देखे गई। इसे अपने हाथ पर कप का दबाव महसूस नहीं हो रहा था। वो चंद लम्हे के लिए हर शय से दूर चली गई थी। मेरी ज़िंदगी में इतने मसले क्यों हैं हलीमा आंटी? तुम्हें लगता है हया कि सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी में मसले हैं, बाकी सब खुशो व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं? नहीं बच्चे, यहाँ तो हर शख्स दुखी है, हर एक का दिल टूटा हुआ है। सबको किसी एक चीज़ की तलब है। किसी को माल चाहिए, किसी को औलाद, किसी को सेहत तो किसी को रुतबा।
کوئی ایک محبوب شخص یا کوئی ایک محبوب چیز، بس یہی ایک مسئلہ ہے ہماری زندگی میں۔ ہم سب کو ایک شے کی تمنا ہے، وہی ہماری دعاؤں کا موضوع ہوتی ہے، اور وہ ہمیں نہیں مل رہی ہوتی۔ وہی چیز ہمارے آس پاس کے لوگوں کو بے حد آسانی سے مل جاتی ہے، اور ہم ان پر رشک کرتے رہ جاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان لوگوں کی خاص تمنا وہ چیز ہے ہی نہیں، وہ تو کسی اور چیز کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یوں ہم ایک شے کے لیے اتنا روتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی پہ حاوی ہو جاتی ہے، اور یہ شے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ تم مجھے ایک بات بتاؤ، تمہاری زندگی میں بہت سے مسئلے آئے ہوں گے، لمحے بھر کو اپنے سارے مسئلے یاد کرو۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، وہ اب کپ ہٹا کر اس گول نشان کے اندر موجود جلد میں نشتر کی سوئی سے کٹ لگا رہی تھی۔ اسے تکلیف نہیں ہوئی، وہ کچھ اور یاد کر رہی تھی۔ سفید پھول شریفوں کا مجرا کی ویڈیو، ارم کے رشتے کے لیے آئے لڑکے کا انہیں پہچان جانا، ولید کی بدتمیزی، ترکی کا ویزا نہ ملنا، پھر یہاں آ کر پھولوں کا سلسلہ، اس کا ببوک ادا میں قید ہو جانا، پھر اس کا اغوا اور آگ کا وہ بھڑکتا الاؤ۔ اس نے آنکھیں کھول دیں، اس کی ہتھیلی کی پشت پہ خون کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ حلیمہ آنٹی نے کپ واپس ہتھیلی پر رکھ کے اسے دباتے ہوئے اس کو دیکھا۔ اب بتاؤ ان مسئلوں کا کیا بنا؟ کیا بنا؟ وہ غائب دماغی سے کپ کو دیکھتی رہی۔ اوپر لگا سٹیکر اندر سے خون کھینچ رہا تھا، شیشے کا کپ سرخ ہونے لگا تھا۔ میں تمہیں بتاؤں ان مسئلوں کا کیا بنا؟ وہ مسئلے حل ہو گئے، سارے مسئلے ایک ایک کر کے حل ہوتے گئے، مگر نئے مسئلوں نے تمہیں اتنا الجھا دیا کہ تمہارے پاس ان بھولے بسرے مسئلوں سے نکلنے پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا وقت نہیں رہا۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ واقعی اس کے سارے مسئلے حل ہو گئے تھے، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ ہر شخص کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب وہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوتا ہے اور اس کے راز کھلنے والے ہوتے ہیں، اور اس وقت جب وہ خوف کے کوہ طور تلے کھڑا کپ کپا رہا ہوتا ہے تو اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور اسے اپنا ایک ایک احسان یاد ہے، ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا۔ تم اپنے حل ہوئے مسئلوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ جو ساری زندگی تمہارے مسئلے حل کرتا آیا ہے، وہ آگے بھی کر دے گا۔ تم وہی کرو جو وہ کہتا ہے، پھر وہی کرے گا جو تم کہتی ہو، پھر جن کے لیے تم روتی ہو وہ تمہارے لیے روئیں گے، مگر تب تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کپ کا شیشہ سرخ ہو چکا تھا، اس میں اوپر تک خون بھرتا جا رہا تھا۔ میرا لائف سٹائل بہت مختلف ہے، میں ان چیزوں سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتی۔ لمبی لمبی نمازیں، تسبیحات، یہ سب نہیں ہوتا مجھ سے۔ میں زبان پر آئے طنز کو نہیں روک سکتی، میں عائشہ گل کی طرح کبھی نہیں بن سکتی۔ میں ان چیزوں سے بہت دور آ گئی ہوں۔ دور ہمیشہ ہم آتے ہیں، اللہ وہیں ہے جہاں پہلے تھا، فاصلہ ہم پیدا کرتے ہیں اور اس کو مٹانا بھی ہمیں ہوتا ہے۔ انہوں نے خون سے بھرا کپ سیدھا کر کے ایک طرف رکھا اور ٹیشو سے اس کا ہاتھ صاف کیا۔ ہاتھ کی پشت پر گول دائرے میں جگہ خاصی اونچی ابھر گئی تھی، کسی بیک شدہ کیک کی طرح جس کا درمیانی کنارہ سے زیادہ اونچا ابھر آتا ہے۔ حلیمہ آنٹی، کیا میرے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ پہلے جس نے حل کیے تھے وہ اب بھی حل کر دے گا۔ حیا، لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں یہ ضروری ہے اور وہ ضروری ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت۔ بس آپ ہونے چاہیے اور آپ کا اللہ سے ہر پل بڑھتا تعلق ہونا چاہیے۔ باقی یہ مسئلے تو بادل کی طرح ہوتے ہیں۔ جہاز کی کھڑکی سے کبھی نیچے تیرتا بادل دیکھا ہے؟ اوپر سے دیکھو تو وہ کتنا بے زر لگتا ہے، مگر جو اس بادل تلے کھڑا ہوتا ہے نا، اس کا پورا آسمان بادل ڈھانپ لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ روشنی ختم ہو گئی اور دنیا تاریک ہو گئی۔ غم بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جب زندگی پہ چھاتے ہیں تو سب تاریک لگتا ہے، لیکن اگر تم اس زمین سے اوپر اٹھ کر آسمان سے پورا منظر دیکھو تو تم جانو گی یہ تو ایک ننھا سا ٹکڑا ہے جو ابھی ہٹ جائے گا۔ اگر یہ سیاہ بادل زندگی پہ نہ چھائیں، نہ حیا، تو ہماری زندگی میں رحمت کی کوئی بارش نہ ہو۔ انہوں نے تیل لگا کر اس کا ہاتھ صاف کر دیا۔ اس نے ہاتھ چہرے کے قریب لے جا کر دیکھا۔ میں اتنا جلی ہوں آنٹی
کہ مجھے لگتا ہے میرا دل ہی مر گیا ہے۔ جلنا تو پڑتا ہے بچے، جلے بغیر کبھی سونا کندن نہیں بنتا۔ ان کی بات پر وہ آزردگی سے مسکرائی۔ یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا اور تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ تھینک یو آنٹی، مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ ایک آخری بات، کیا یہ اتفاق تھا کہ عثمان انکل اور ہم ایک ہی فلائٹ میں آئے تھے؟ اس دنیا میں اتفاق کم ہی ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے عثمان کو عبد الرحمن نے ایسا کہا تھا۔ وہ سمجھ کر سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کبھی اسے لگتا اسے زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف پاشا نے دی ہے، اور کبھی لگتا اس کے احسان اس کی دی گئی اذیت سے زیادہ ہے۔ بگی سڑک پر رواں دواں تھی۔ رات کی بارش اب سوکھ چکی تھی اور ہر جگہ نکھری نکھری دھلی دھلائی لگ رہی تھی۔ سبز ہوا، سرمئی سڑک، وہ چھوٹا سا جزیرہ جنت کا ٹکڑا لگتا تھا۔ وہ بگی کی کھڑکی سے باہر دیکھتی ان باتوں کو سوچ رہی تھی جو حلیمہ آنٹی نے اس سے کہی تھی۔ عائشہ، اس نے کچھ کہنے کے لیے گردن ان دونوں کی طرف پھیری تو ایک دم ٹھہر گئی۔ درمیان میں بیٹھی بہاریں ایک گلابی پرس سے کچھ نکال رہی تھی۔ حیا بالکل ساکت سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ وہ حیا کا بھورے رنگ کا لکڑی کا پزل باکس تھا۔ بہاریں، یہ تم نے کہاں سے لیا؟ وہ بنا پلک جھپکے اس باکس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ مجھے عبد الرحمن نے میری برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا۔ اس میں میرا گفٹ ہے مگر ابھی یہ مجھ سے کھلا نہیں ہے، وہ مایوسی سے بتاتی اس کی سائیڈ پر انگلی پھیر رہی تھی جس پہ 5 حروف بنے تھے۔ باکس کے اوپر ڈھکن کی سطح پہ انگریزی میں ایک لمبی سی نظم کھدی تھی۔ یہ حیا کا باکس نہیں تھا مگر یہ بالکل اس جیسا تھا۔ یہ اس نے کہاں سے لیا؟ ہم سے ہی لیا تھا، عائشہ نے بتایا نہیں؟ ہم جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر یہی پزل باکسز تو بناتے ہیں، بہت مہنگے بکتے ہیں یہ۔ ان میں 5 لیٹرز کو کوڈ لگتا ہے جس کو بغیر یہ نہیں کھلتے۔ عائشہ مسکراتی ہوئی بہاریں کی بات سن رہی تھی۔ سنو، وہ بہت دیر بعد بولی، اس کی نگاہیں ابھی تک اس باکس پر تھیں۔ تم نے کبھی کوئی ایسا باکس بنایا ہے جس پر 6 حروف کا کوڈ ہو؟ وہ دونوں یکدم چونکی۔ ہاں، میں نے بنایا تھا۔ کس کے لیے؟ وہ بے چینی سے بولی۔ عبد الرحمن کا کوئی ملازم تھا، اس نے 6 حرفی کوڈ کا آرڈر دیا تھا تو میں نے بنا دیا۔ مہینہ پہلے کی بات ہے، وہ سوچ کر بتانے لگی۔ تو اس کا کوڈ تم نے ہی رکھا ہوگا، تمہیں وہ یاد ہے؟ ہاں، عائشہ ذرا جھنپ کر ہنسی۔ 6 حروف کا کوئی لفظ ذہن میں نہیں آ رہا تھا تو میں نے اس کوڈ کو عائشہ رکھ دیا۔ عائشہ میں 6 حروف ہوتے ہیں نا؟ ترک چی میں عائشہ کو ایسے ہی لکھتے ہیں کیا؟ اس نے اجنبی سے پوچھا۔ نہیں، ترک چی میں عائشہ کو لکھتے ہیں، مگر یہ باکس انگریزی حروف ترجیع میں تھا اس لیے انگریزی میں لکھا۔ جو شخص تم سے یہ خریدنے آیا تھا، اس کو جانتی ہو تم؟ چند لمحے کے توقف کے بعد وہ ذرا سوچ کر پوچھنے لگی۔ میں اس کا نام تو نہیں جانتی مگر وہ اونچے قد کا حبشی تھا اور اس کے بال گھنگریالے تھے۔ اچھا، حیا نے بہاریں کو اس پزل باکس واپس کر دیا۔ اب وہ اپنے پزل باکس کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اس کے کمرے میں رکھا تھا۔ اگر وہی باکس تھا جو عائشہ نے بنایا تھا اور اسے عبد الرحمن کے ہی کسی آدمی نے عائشہ سے خریدا تھا اور قوی امکان تھا کہ اس نے وہ ڈولی کے پاس بھجوا دیا، تو کیا عبد الرحمن اس بات سے واقف تھا یا پھر عائشہ سے خریدنے والا شخص ہی ڈولی تھا؟ کیونکہ ڈولی بھی تو پاشا کا خاندانی ملازم تھا۔ کچھ ایسا ہی بتایا تھا ARP کی ماں نے اسے۔ سنو، کیا عبد الرحمن پاشا کو معلوم ہے تم نے اس کے کسی ملازم کے لیے باکس بنایا ہے؟ حیا، مجھ سے تو بہت سے لوگ پزل باکسز خریدتے ہیں، میں ہر ایک کی خبر عبد الرحمن کو نہیں کرتی، اور اس نے تو مجھے عبد الرحمن کو بتانے سے منع کیا تھا۔ تو میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اس نے صرف عبد الرحمن کو بتانے سے منع کیا تھا۔ عائشہ ذرا سا مسکرا کر بولی۔ حیا نے اسبات میں گردن ہلا دی اور باہر دیکھنے لگی۔ بگی اس بل کھاتی سڑک پر اوپر چڑھ رہی تھی۔ وہاں دونوں اطراف میں سرسبز اونچے درخت تھے۔ مری میں عموماً سڑک کے ایک طرف ایسے اونچے نیچے درخت ہوتے تھے اور دوسری جانب کھائی، مگر یہاں دونوں جانب ہی گھنا جنگل تھا۔ بالآخر ایک جگہ بگی بان نے بگی روک دی۔ عائشہ نیچے اتری اور بگی کے پیچھے سے صندوق سے اوزاروں کا بھاری تھیلا نکالا۔ حیا اور بہاریں بھی اس کے پیچھے اتر آئیں۔
अब आगे उन्होंने पैदल चलना था। तुम चलोगी? आयशा ने थैला उठाते हुए जरा फिक्रमंदी से उसे देखा। हाँ, मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ, इसने धीमी मुस्कुराहट के साथ आयशा को तसल्ली दी। बहारें सबसे आगे उछलती कूदती जरा लहक कर कुछ गाती चल रही थी। कायनात वो है जिसे तूने बनाया और सीधा रास्ता वो है जिसे तूने दिखाया। बस तू कदमों को फेर दे अपनी रजा की तरफ, ए बुलंदियों के रब। वो एक अरबी गीत गुनगुनाती इधर उधर पौधों पे हाथ मारती चल रही थी। आयशा इसके अकब में थी और सबसे पीछे हया थी, जो अपनी सफ़ेद मैक्सी को दोनों पलुओं से उठाए सेज सेज कर पत्थरों पर पाँव रख रही थी। वहाँ हर सौ सुरख, सनोबर और बबोल के दरख्त थे। कुछ ऐसे दरख्त भी थे जिनको वो नहीं पहचानती थी। सुरख और जामनी फूलों की झाड़ियाँ भी जा बुझा थी। जंगल में काफ़ी आगे जाकर आयशा एक जगह रुकी। वहाँ एक दरख्त का कटा हुआ तना पड़ा था। इसने थैला ज़मीन पर रखा और अंदर से कुल्हाड़े निकालने लगी। ठंडी ठंडी हवा सनोबर के पत्तों को हौले हौले हिला रही थी। हया एक बड़े दरख्त से टेक लगाकर बैठ गई और आयशा को कटे हुए तने पे कुल्हाड़े से ज़रबे मारते देखती रही। इसकी इतने दिनों की थकन, नकाहत और बीमारी हलीमा आंटी के शीशे के प्याले में रह गई थी। वो अब खुद को बहुत हल्का फुल्का और नरम व ताज़ा महसूस कर रही थी। नया चेहरा, नई रूह, नई जिंदगी। बहारें भी इसके साथ आकर बैठ गई। हया के बाल हवा से उड़कर इसके चेहरे को छूने लगे। इसने अपने छोटे छोटे हाथों से नरमी से इनको समेटा। तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत हैं हया। इसने गर्दन जरा सी मोड़कर मुस्कुराते हुए बहारें को देखा। वो बहुत मोहय्यत से इसके बालों पे हाथ ऊपर से नीचे फेरते हुए कह रही थी, मेरा भी दिल चाहता है कि मेरे बाल इतने ही लंबे और मुलायम हों और मैं इन्हें ऐसे ही खोलूं। मगर जोर से कहते कहते इसका चेहरा बुझ सा गया था। मगर आयशा कहती है, अच्छी लड़कियां बाल खोलकर बाहर नहीं निकलती। बहारें की इस बात पर इसने एक नज़र आयशा को देखा, जो कोट की आस्तीनें मोड़े रकू में झुकी लकड़ी पर कुल्हाड़ी मार रही थी। हर ज़रब के बाद वो सीधी होती और पेशानी पर आया पसीना आस्तीन से पोंछकर और फिर से झुक जाती। वो तुम्हें मना करती है? नहीं, वो कहती है, बहारें तुम्हारी मर्जी, जब तुम में हया ना रहे तो जो जी चाहे करो। इसने आयशा के खफगी भरे अंदाज की नकल करके दिखाई। तुम सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा आयशा की बात मानती हो? नहीं, पहले अब्दुल रहमान की, फिर आयशा की। तुम अब्दुल रहमान को बहुत पसंद करती हो बहारें। वो अपनी हैरत छुपाते हुए इस्तफसार करने लगी। क्या ये बहनें अब्दुल रहमान की शहरत नहीं जानती, या ये इसे लोगों से ज़्यादा जानती हैं? बहुत ज़्यादा। वो है ही इतना अच्छा। वो इसके बालों को हाथों में लिए हुए बहुत मोहब्बत से कह रही थी। हया ने अपने खुले बालों को देखा और फिर बहारें की नफासत से बंदी घुंघराले पोनी को। मैं बाल बांध लूँ बहारें, मुझे हवा तंग कर रही है। इसने जैसे खुद को वजाहत दी कि वो आयशा की अच्छी लड़कियों वाली निशानियों का असर नहीं ले रही। हवा की वजह से बाल बांधना चाह रही है। मैं बांध दूँ? मेरे पास फालतू पोनी है। इसने अपने गुलाबी पर्स में हाथ डालकर झट से एक सुर्ख रंग का बैंड निकाला। हया ने ज़रा सा रुख मोड़ लिया। बहारें इसकी पुश्त पर घुटनों के बल ऊंची होकर बैठ गई और अपने नरम हाथों से इसके बाल समेटने लगी। हया ने आंखें बंद कर ली। उस्मानी सल्तनत की शहजादियाँ तुम्हारी तरह खूबसूरत होती होंगी हया, है ना? वो नरमी से इसके बालों में उंगलियां चलाती इसकी एक ढीली सी चोटी बना रही थी। बैंड बांधकर इसने चोटी हया के कंधे पर आगे को डाल दी। हया ने अपनी मोटी स्याह चोटी पर हाथ फेरा और गर्दन मोड़कर ममूनियत से बहारें को देखा। मेरी अम्मा कहती है कि मैं इतनी खूबसूरत ना लगती अगर मैं अपनी ग्रूमिंग पे इतनी मेहनत ना करती। तुम्हारा और आयशा का शुक्रिया, वरना मेरे बाल ना बचते। दोस्त किस लिए होते हैं? बहारें ने मुस्कुराकर शाने उचकाए। इसने और आयशा ने कुन जोकों से इसके बालों से वैक्स उतारी थी। ये रोदात बहारें इसे सुना चुकी थी। वैक्स बाल तब ज़ाया करती अगर खींचकर उतारी जाती, जबकि उन्होंने इसको पिघलाकर नरम करके उतारा था। अच्छा, अपना पजल बॉक्स दिखाओ, मैं इसकी पहेली देखूं।
बहारे गुल ने सर हिलाकर बैग से बॉक्स निकालकर इसे थमाया। इसका गुलाबी बैग एक जंबील थी जिसमें हर एक चीज़ होती थी। बहारे, तुमने हया का गिफ्ट नहीं बनाया? आयशा ने हाथ रोककर रकू में झुके झुके सर उठाकर खफगी से अपनी बहन को देखा। ओ हाँ, मैं अभी आई। बहारे माथे पर हाथ मारती उठी, बड़े थैले में से एक खाली टोकरी निकाली और दरख्तों के दरमियान उछलती फुदकती आगे भाग गई। आयशा वापस काम में मसरूफ़ हो गई। हया सर तने से टिकाए बॉक्स को चेहरे के सामने लाकर देखने लगी। इसके ढक्कन पर अंग्रेजी में चंद फिक्रे खुदे हुए थे जो शायद एक नज़म थी। पजल बॉक्स के कोड बार में 5 चौखटे बने थे। हया ने 3-4 दफ़ा इस नज़म को पढ़ा तो इसे वो 5 हरफी लफ्ज़ समझ आ गया जो इस बॉक्स की कुंजी था। पहली आसान थी मगर जाहिर है वो बहारे को जवाब नहीं बता सकती थी। वो बहारे का तोहफा था और वो इसे खुद ही खोलना था। मगर कौन लिखता था ये नज़में, ये पहेलियाँ? बॉक्स गोद में रखे इसने आंखें मूंद ली। इसका सारा जिस्म दर्द और धीरे धीरे गायब हो रहा था। हर सू मीठी नींद थी। बहुत दिन बाद इस पे सुकून सा छा रहा था और वो हलीमा आंटी की बातों को सोचती, अपने हल हुए मसलों को याद करती। कब सो गई इसे पता नहीं चला। जब इसकी आंख खुली तो वो जंगल में अकेली थी। आयशा और बहारे वहाँ नहीं थी। वो हड़बड़ाकर उठी। आयशा, बहारे, वो मतहोश अंदाज में इनको पुकारती दरख्तों के दरमियान आगे को भागी। हया, हम इधर हैं, आयशा ने कहीं करीब से पुकारा। वो आवाज़ का ताकुब करती इस घने झुंड तक आई तो देखा आयशा इन दरख्तों के पास कुल्हाड़ा पकड़े खड़ी थी। साथ ही बहारे ज़मीन पर बैठी थी, कटा तना साथ ही रखा था। तुम सो गई थी तो मुझे लगा हमारी आवाज़ें तुम्हें डिस्टर्ब ना करें, सो हम सब कुछ इधर ले आए। खैर थी आयशा? इसने खफ़त से इन दोनों को देखा। तना, लकड़ियाँ, औजार, वो हर चीज़ बिना आवाज़ पैदा किए वहाँ से ले गई थी। वो भी सिर्फ इसके ख्याल से। इसे इन 2 परियों की तरह मासूम लड़कियों पे बेहद प्यार आया। तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर। वो बहारे के साथ खुशक घास पर बैठ गई। बहारे की गोद में सफ़ेद फूलों की लड़ी रखी थी। वो दोनों हाथों में एक मोटी सब्ज टहनी पकड़े इसके दोनों सिरे मिलाकर इनको बांध रही थी, यूं कि वो एक गोल सब्ज सा रंग बन गया था। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा गिफ्ट बना रही हूँ। तुम्हें पहली समझ में आई? फ़ौरन ही आ गई। बहुत आसान थी और कम अज़ कम इसके लिए इसे किसी फ़िलासफ़र के गधों और कुत्तों वाले अक़वाले ज़री नहीं पढ़ने पड़े थे। आयशा की भी समझ में आ गई थी मगर ये मुझे नहीं बताती। ठीक करती हूँ, ये तुम्हारा तोहफ़ा है और तुम्हें खुद निकालना है। तोहफ़ा खुशी के लिए होता है। अगर तुम इसे खुद बूझ कर निकालोगी तो तुम्हें असली खुशी होगी, वरना तोड़कर भी निकाल सकती हो, आयशा ने कहा। आयशा ठीक कह रही है। वैसे ये पहेलियाँ कौन लिखता है? अब्दुल रहमान के पास हर काम के लिए बहुत से बंदे होते हैं। इसने किसी से लिखवा ली होगी। बहारे ने शाने उचकाकर कहा। गोया अब्दुल रहमान से बहुत मोहब्बत व अकीदत के बावजूद इसका ख्याल था कि वो इसने खुद नहीं लिखी थी, तो फिर शायद डोली ने। बहारे बहुत महारत से सफ़ेद फूलों की लड़ी को सब्ज टहनी पर लपेट रही थी, यहाँ तक कि सब्ज रंग एक सफ़ेद फूलदार हल्के में तब्दील हो गया। तो इसने दोनों हाथों से वो ताज हया के सर पर रखा, बहारे गुल और आयशा गुल की तरफ से। इसने मुस्कुराते हुए सर पे पहने ताज को छुआ। मरी में ऐसे ताज बकसरत मिलते थे मगर इनमें से कोई भी ताज इतना खूबसूरत ना था। कोई ताज इतना खूबसूरत हो भी नहीं सकता था। बहारे अब पज़ल बॉक्स और सुई धागा एहतियात से अपनी गुलाबी ज़ंबील में रखकर आयशा के साथ काम करवाने लगी। इसने भी उठना चाहा मगर आयशा ने रोक दिया। तुम मेहमान हो और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, जब ठीक हो जाएगी तो करवा लेना। फिर काम ख़त्म करके बहारे ने चटाई बिछाई और बड़ी बास्केट से पानी की बोतल निकाल कर हया और आयशा के हाथ धुलाए। फिर लंच बॉक्सेस खोल खोल कर चटाई पर रखने लगी। ये तली हुई मछली है, ये सलाद है और ये मुर्गाबी का सालन है। खाना अभी तक गर्म था और इसकी खुशबू बहुत इश्तिया अंगेज़ थी। इसे याद था शुरू शुरू में वो और डीजे तुर्क खाने से कितनी मुतनफर थी।
हो गई थी, मगर चंद ही रोज बाद इनको तुर्क खाने से अच्छा कोई खाना नहीं लगता था। यूं सुनसान जंगल में दरख्तों के बीच में जमीन पे बैठे ठंडी सी दोपहर वो इसका पहला खाना था। इस्तांबुल की चहल पहल और हंगामा खेज जिंदगी से दूर एक तन्हा जजीरे पे जहां वो खुद को फितरत के ज्यादा करीब तर महसूस कर रही थी। खाना खाकर चीजें समेटकर वो लकड़ियों को छोटे छोटे गड्ढे सरों पे उठाए ढलान से उतरकर वापस बग्गी तक आ गई। आयशा ने कुल्हाड़ी लकड़ियां और औजार संदूक में रखे और बग्गी को वहीं छोड़कर दूसरी सिमत चल पड़ी। इसने नहीं पूछा था कि अब वो किधर जा रहे हैं। वो खुद को इन दोनों बहनों के रहमो व करम पे छोड़ चुकी थी। फिर भी आयशा खुद से ही बताने लगी, अब हम साहिल की तरफ जा रहे हैं, मगर फ़ायदा कोई नहीं है। इसके साथ चलती बहारें ने ज़रा खफगी से सरगोशी की। वो जो दोनों पहलुओं से मैक्सी ज़रा उठाकर चल रही थी, ज़रा चौंकी। वो क्यों? हम समंदर पे सिप चुनने जा रहे हैं, मगर कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे किसी सिप से मोती नहीं निकलता और आयशा के हर सिप से मोती निकलता है। अब्दुर्रहमान कहता है आयशा के सिप से मोती इसलिए निकलते हैं क्योंकि वो हमेशा सच बोलती है। नहीं, ये कोई पैमाना नहीं है। बहारे के सिप से मोती इसलिए नहीं निकलते क्योंकि बहारे हमेशा अल्लाह से बुरा गुमान रखती है। जिस दिन बहारे अच्छा गुमान रखेगी इस दिन मोती निकल आएंगे। और एक दफ़ा तो मोती निकला भी था। आगे चलती आयशा ने गर्दन मोड़े बगैर कहा। इसकी आखिरी बात पे हया ने सवालिया निगाहों से बहारे को देखा तो बहारे ने अस्बात में गर्दन हिला दी। हाँ, बस एक ही दफ़ा मोती निकला था, सफ़ेद मोती, और वो बहुत खूबसूरत था। मैंने वो अब्दुर्रहमान को गिफ्ट कर दिया। वो इसका क्या करेगा? तुम अपने पास रखती ना। जवाबन बहारे ने मलाल भरी तुम नहीं समझती वाली नज़रों से उसे देखा और फिर सर झटका। साहिल पे ये हिस्सा कदरे सुनसान पड़ा था। नीले समंदर की लहरें उमड़ उमड़ कर पत्थरों से सर पटकती और वापस लौट जाती। साहिल की रेत गीली थी और इस पे किनारे में बहुत से पत्थर पड़े थे। कराची का साहिल रेत वाला होता था, मगर ये साहिल पत्थरों वाला था। वो चीज़ें महफूज जगह पे रखकर जूते उतारकर नंगे पाँव चलती पानी में आ खड़ी हुई। उधर समंदर अक्सर सिप डाल देता है, मगर रोज़ नहीं। आयशा पाँव भर पानी में चलती कह रही थी। लहरें उमड़ उमड़ कर आती, इससे टकराती और इसे घुटनों तक भिगोकर वापस चली जाती। वो तीनों एक दूसरे से फासले पर खड़ी अपनी अपनी टोकरियां उठाए सिप ढूंढ रही थी। पानी यक बसता था और हवा सर्द थी। इसने पलटकर देखा तो आयशा और बहारे रेत से सिप उठाकर अपनी टोकरियों में भर रही थी, मगर इसे अपने पास कोई सिप नज़र नहीं आया। वो मतलाशी निगाहों से पानी की तह के नीचे झलकती रेत को देखती आगे बढ़ रही थी। तभी एक तेज़ लहर आई तो वो लड़खड़ाकर फिसली और कमर के बल रेत पे जा गिरी। सद शुक्र है कि पत्थरों का साहिल चंद कदम दूर था। लहर वापस पलट गई। वो रेत पे गिरी पड़ी थी, मुकम्मल तौर पे भीगी हुई। इसकी चोटी भीग गई थी। रेत के जर्रे सफ़ेद लिबास पे जा बजा लगे थे। वो दर्द से दुखी कमर को सहलाती बामुश्किल उठकर खड़ी हुई। आयशा और बहारे ने इसे गिरते ना उठते देखा। इसने भी वावेला ना किया। पानी का दर्द आग के दर्द से कम होता है। वो बर्दाश्त कर गई। इसको गिराने वाली लहर इसके कदमों में एक सिप डाल गई थी। इसने झुककर सिप उठा ली। वो एक शामी कबाब के साइज जितना था और इसका खोल सफ़ेद, सुरमई और गुलाबी रंगों से बना था। ओह, तुम तो भीग गई। ठहरो, ये शाल ले लो। पत्थरों के पार चटाई पे बैठते हुए आयशा ने फिक्रमंदी से उसे देखा और एक शाल टोकरी से निकाल कर दी जो इसने शानों के गिर्द लपेट ली। चलो अब सिप खोलते हैं। वो तीनों तिकोन की सूरत बैठी थी, अपनी अपनी टोकरियां अपने सामने रखे। आयशा ने बड़े से चपटे ब्लेड वाला छुरा उठाया और अपनी एक सिप निकाल कर फिर इसके खोल के दोनों हिस्सों के दरमियानी दर्ज में रखकर बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए सीधा सीधा छुरा चला दिया। चीखने की ज़रा सी आवाज़ आई। आयशा ने छुरा एक तरफ रखा और दोनों हाथों से सिप के खोल को यूं खोला जैसे कोई किताब खोलते हैं। अंदर
موجود سمندری جانور کا گودا خون آلود تھا۔ وہ مر چکا تھا، مگر اس کے اوپر ایک مٹر کے دانے جتنا سفید موتی جگمگا رہا تھا۔ عائشہ نرمی سے مسکرائی اور پلکر سے اٹھاتی موتی کو ایک مخملی تھیلی میں ڈالا۔ وہ مسحور سی یہ سارا عمل دیکھ رہی تھی۔ بہاریں البتہ آلتی پالتی مارے بیٹھی ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے منہ بسورے عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ عائشہ نے ایک کے بعد ایک اپنے ساتوں سپ کھولے، سب میں سے موتی نکلے۔ 7 موتی اس کی مخملی تھیلی میں جمع ہو گئے تھے۔ پھر اس نے چھرا بہاریں کی طرف بڑھایا، اب تم کھولو۔ بہاریں نے بے دلی سے چھرا پکڑا اور ایک ایک کر کے اپنے 5 سپ کھولے۔ ان کے اندر سوائے خون آلود ماس کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ کوئی بات نہیں، 7 تو نکل آئے ہیں، یہ بھی تمہارے ہیں۔ عائشہ نے نرمی سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ وہ خفا خفا سی بیٹھی رہی۔ حیا نے چھرا پکڑا اور سپ کے دونوں حصوں کی درز میں رکھا، پھر دل مضبوط کر کے چھرا چلایا۔ لمحے بھر کو اسے یوں لگا جیسے اس نے کسی نرم سے گوشت کو کاٹ دیا ہو۔ بہاریں اور عائشہ منتظر سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سپ کے دونوں حصوں کو پکڑے رکھا اور کسی کتاب کی طرح اسے کھولا۔ سمندری جانور کے خون آلود لوتھڑے کے سوا سپ میں کچھ نہ تھا، وہ موتی سے خالی تھا۔ اس نے بہاریں کی سی بے بسی سے سپ ایک طرف ڈال دی۔ تم دونوں نے پہلے سے ہی سوچ لیا تھا کہ تمہارا موتی نہیں نکلے گا، کل سے تم اچھے گمان کے ساتھ سپ چنو گی۔ عائشہ نے بے بسی سے انہیں دیکھ کر کہا۔ وہ دونوں یوں ہی خفا خفا سی بیٹھی رہیں۔ رات بیوق ادا میں سیاہ چادر تان چکی تھی جس میں جھلملاتے تارے ٹکے تھے۔ اس کے کمرے کی کھڑکی جالی دار پردے ہٹے ہوئے تھے اور ان سے مکیش کے وہ سیاہ چادر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ گردن تک کمبل ڈالے پہلو کے بل لیٹی تھی، لمبے بال تکیے پہ بکھرے تھے، نگاہیں کھڑکی سے باہر نظر آتے آسمان پہ ٹکی تھی۔